कहानी की शुरुआत एक बहुत अजीब और डार्क सीन से होती है, जहां एक आदमी इतना नीचे गिर जाता है कि वो सीधे एक खतरनाक सांप वाली डायन के ठिकाने में पहुंच जाता है। वो उससे कहता है कि उसे काली ताकत चाहिए, बदले में जितना पैसा मांगे देगा। डायन पैसे नहीं मांगती, बल्कि एक शर्त रखती है, अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दो। आदमी बस 2-3 सेकंड सोचता है और बिना किसी पछतावे के अपनी ही बीवी को मार देता है। उसकी लाश नदी में फेंक देता है। फिर एक घंटी बजाता है और उसी के साथ काले जादू की रस्म पूरी हो जाती है। और ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी वो सत्ता के लिए एक खतरनाक काले जादूगर के साथ मिलकर अपने ही देश को बर्बाद करने की साजिश कर चुका था। अब सीन शिफ्ट होता है बड़े लेवल पर, जहां इंसान और जादूगर सालों से शांति से रह रहे थे, लेकिन एक नाम सब कुछ बदल देता है, मोड्रेड। मोड्रेड खुद को जादूगरों का रक्षक बताता है, लेकिन असल में उसे सिर्फ ताकत चाहिए होती है। वो शहरों पर कब्जा करता है, लोगों को मारता है और अब वो एक विशाल दैत्य को कंट्रोल करके इंसानों के आखिरी किले टामेलो पर हमला कर रहा होता है। सीन पूरी तरह वॉर में बदल जाता है। दैत्य एक बड़े लोहे के गोले से किले को तोड़ने की कोशिश करता है। सैनिक मर रहे होते हैं, हर तरफ अफरा तफरी मची होती है। ऊपर खड़ा राजा ये सब देख रहा होता है। उसके अंदर गुस्सा उबल रहा होता है, लेकिन वो घबराता नहीं। वो एक खास तलवार मंगवाता है, जिसे महान जादूगर मेर्लिन ने खुद बनाया था, ताकि मोड्रेड को रोका जा सके। राजा का अपना भाई ही गद्दार निकलता है। वो डरता है कि कहीं उसकी सच्चाई सामने न आ जाए, इसलिए वो राजा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन राजा सब समझ चुका होता है। फिर भी उस वक्त उसकी पहली प्राथमिकता जंग होती है। वो एक शॉकिंग फैसला लेता है, अपना ताज अपने ही गद्दार भाई को सौंप देता है और खुद सफेद घोड़े पर सवार होकर जंग के मैदान में उतर जाता है। अब कहानी पूरी तरह एक एपिक बैटल में बदल चुकी होती है। राजा चारों तरफ देखता है और अंदाजा लगाता है कि मोड्रेड कहीं उस दैत्य के ऊपर छुपा हुआ है। तभी अचानक दैत्य किले के बाहर का पुल तोड़ देता है, लेकिन राजा इसी मौके को अपने हक में इस्तेमाल करता है और सीधा आगे बढ़ जाता है। कहानी इस मोड़ पर पहुंचती है जहां राजा सीधे दैत्य की पीठ पर बने ठिकाने तक पहुंचकर मोड्रेड का सामना करता है। नीचे जंग जारी होती है, लेकिन ऊपर असली मुकाबला शुरू होता है। मोड्रेड को यकीन होता है कि एक इंसान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो अपने काले जादू से राजा को जलाकर खत्म करने की कोशिश करता है। मगर इस बार उसकी चाल काम नहीं करती। जैसे ही राजा पवित्र तलवार पकड़ता है, उसमें नीली रोशनी चमकने लगती है और उसका रूप ही बदल जाता है। अब मोड्रेड भी समझ जाता है कि ये कोई आम लड़ाई नहीं है, इसलिए वो अपने बचाव में आग की दीवार खड़ी कर देता है, लेकिन राजा उस दीवार को चीरकर आगे बढ़ जाता है। लड़ाई अपने चरम पर पहुंचती है और आखिरकार मोड्रेड मारा जाता है। उसकी मौत के साथ ही दैत्य उसके कंट्रोल से आजाद हो जाता है और ऊपर मौजूद हमलावर नीचे गिरकर खत्म हो जाते हैं। धूल बैठने के बाद राजा टूटी हुई पुल के पार खड़ा नजर आता है, जिंदा और विजेता। लेकिन किले के अंदर बैठा गद्दार ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा होता है। खतरा खत्म होने के बाद दरबार लगता है, जहां जादूगरों और इंसानों के रिश्ते पर बहस छिड़ती है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले की तरह शांति कायम रखनी चाहिए और मेर्लिन की मदद को याद रखना चाहिए, जबकि वॉर्टिगन इसका विरोध करता है और कहता है कि आगे और भी मोड्रेड जैसे खतरे पैदा हो सकते हैं। बहस बढ़ती है तो एक मंत्री वॉर्टिगन को उसकी ही सच्चाई याद दिलाता है, जिससे वो भड़क उठता है और सफाई देने लगता है। माहौल गर्म हो जाता है, लेकिन तभी राजा बीच में आकर साफ फैसला सुनाता है कि जादूगरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और दोनों फिर से साथ रहेंगे। इसके बाद वो असली बात सामने लाता है और गद्दार का नाम लेकर बताता है कि उसे पहले से सब कुछ पता था, लेकिन उसने उसे सजा नहीं दी, क्योंकि वो उसे एक मौका देना चाहता था। अब सबकी नजरें उसी गद्दार पर टिक जाती हैं कि वो इस मौके का क्या करेगा। राजा अपने भाई को सुधारने का मौका देता है, लेकिन यही बात गद्दार को अंदर से जला देती है। उसे लगता है कि दरबार में उसकी बेइज्जती हुई है और अब उसे डर सताने लगता है कि कहीं उसकी सच्चाई खुल न जाए। इसी डर और लालच में वो तख्ता पलट की योजना बनाता है, लेकिन पवित्र तलवार की ताकत देखकर वो सीधे मुकाबले की हिम्मत नहीं करता, इसलिए चालाकी से अपने आदमियों को महल पर हमला करने भेजता है। खुद वो अपनी बीवी को लेकर एक गुप्त कमरे में जाता है, जहां पानी की डायन कैद होती है। बीवी को कुछ समझ नहीं आता। वो उससे सवाल करती है, लेकिन जवाब देने के बजाय वो उसे गले लगाता है और अगले ही पल खंजर से मार देता है। मरते वक्त भी उसे सच्चाई का पता नहीं चलता और उसी कुर्बानी के बदले गद्दार को काली ताकत मिल जाती है। उधर महल में अफरा तफरी मच जाती है। सैनिक आपस में ही लड़ने लगते हैं, हर तरफ हमला हो रहा होता है। राजा हालात समझते ही रानी को जगाता है और कहता है कि वो बेटे आर्थर को लेकर तुरंत निकल जाए। तीनों किसी तरह बचते बचाते किनारे तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां काले घुड़सवार उनका रास्ता रोक लेते हैं। इससे पहले कि राजा कुछ कर पाता, रानी को मार दिया जाता है। गुस्से और दर्द में राजा पवित्र
पवित्र तलवार निकालकर लड़ाई शुरू करता है। तलवार की टक्कर से जबरदस्त ताकत निकलती है, लेकिन दुश्मन ज्यादा ताकतवर होता है। ऊपर से बेटे की चिंता में राजा पूरी ताकत से लड़ भी नहीं पाता और इसी बीच तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर गिर जाती है, सीधे आर्थर के पास। आर्थर कुछ पल हिचकिचाता है, फिर तलवार उठा लेता है, लेकिन उसकी धार उसके हाथ को काट देती है और एक खास निशान छोड़ जाती है। उधर राजा कमजोर पड़ता जा रहा होता है, फिर भी वो आखिरी दम तक दुश्मन को रोकता है और चिल्लाकर आर्थर को भागने के लिए कहता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि उसका बेटा सुरक्षित निकल गया है, तब वो चैन की सांस लेता है। आखिरकार काला घुड़सवार उसे घातक चोट देता है और मरने से पहले राजा एक आखिरी फैसला लेता है। वो तलवार को हवा में उछालकर खुद ही अपनी पीठ में घुसा देता है ताकि वो दुश्मन के हाथ ना लगे। यही उसका आखिरी बलिदान होता है और धीरे धीरे उसका शरीर खत्म होने लगता है। पत्थरों का विशाल ढांचा लकड़ी के पुल को तोड़कर नदी में गिर जाता है और उसी पल काला घुड़सवार अपनी असली शक्ल में लौट आता है। सच सामने आता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही गद्दार है जिसने अपनी बीवी की कुर्बानी देकर काली ताकत हासिल की थी। उसी ताकत से वो अपने भाई और उसके परिवार को मारकर खुद राजा बन जाता है। दूसरी तरफ छोटा आर्थर नदी में बहता हुआ बच जाता है, जिसे एक औरत बचाकर कोठे पर ले जाती है और वहीं उसका पालन पोषण होता है। आर्थर अपनी पहचान पूरी तरह भूल चुका होता है और एक आम इंसान की तरह जीने लगता है। सुनहरे बालों की वजह से उसकी पहचान छुपाने के लिए उसके बाल काट दिए जाते हैं। बचपन में दूसरे बच्चे उसे तंग करते हैं, लेकिन कोठे के पास बने अखाड़े में काम करते हुए उसकी जिंदगी बदलने लगती है। वहाँ का उस्ताद उसकी काबिलियत पहचानता है और उसे ट्रेनिंग देना शुरू करता है, जिससे धीरे धीरे आर्थर मजबूत और खतरनाक लड़ाका बन जाता है। उधर 15 सालों में गद्दार राजा और ज्यादा बेरहम हो जाता है। उसे सिर्फ काली ताकत चाहिए होती है, इसलिए वो राजकाज छोड़कर उसी के पीछे पागल हो जाता है। पानी की डायन के कहने पर वो डार्क टावर बनवाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि इससे उसे असीम ताकत मिलेगी। उसकी जुल्म की वजह से लोग उससे नफरत करने लगते हैं और बगावत को रोकने के लिए वो अपने सैनिकों को हर जगह लोगों को पकड़ने का हुक्म देता है। इसी बीच आर्थर को अजीब सपने आने लगते हैं, जिनमें एक काला घुड़सवार एक औरत को मारता है और कोई उसे भागने के लिए कहता है। ये सपने धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। फिर अचानक एक दिन नदी में डूबी हुई पवित्र तलवार चमकने लगती है और पानी का स्तर तेजी से नीचे गिर जाता है, जिससे आने वाले बड़े बदलाव का संकेत मिलता है। नदी के बीच अचानक एक लोहे की तलवार खुद ब खुद जमीन में गड़ी हुई नजर आती है। आसपास के सिपाही उसे कोई कीमती पुराना खजाना समझकर उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी तलवार जरा भी नहीं हिलती। तभी राजा वहां पहुंचता है और ये नजारा देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इस तलवार को सिर्फ असली राजा ही निकाल सकता है। इसका मतलब साफ है कि असली वारिस वापस आ चुका है और अब उसका राज खतरे में है। राजा तुरंत उस रहस्यमयी औरत डायन के पास जाता है और पूछता है कि तलवार फिर से क्यों प्रकट हुई। डायन उसे समझाती है कि ताकत का संतुलन बदल रहा है और अब एक नई ताकत उभरने वाली है, लेकिन राजा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुस्से में कहता है कि उसने अपनी पत्नी की कुर्बानी दी थी, फिर भी क्या उसे सिर्फ 15 साल का राज ही मिलेगा। डायन बताती है कि गलती उसी की है, क्योंकि उसने पहले तलवार खो दी और असली राजा के वारिस को खत्म नहीं किया। अब अगर उसे अपनी गद्दी बचानी है तो उसे उस वारिस को ढूंढकर मारना होगा। राजा को शक होता है कि उसकी ताकत शायद कम पड़ जाए, तो डायन उसे फिर से किसी अपने की कुर्बानी देने को कहती है। लेकिन राजा एक चाल चलता है। वो पूरे देश में काले कवच वाले सैनिक भेजता है और हर जवान आदमी को उस तलवार को खींचने के लिए मजबूर करता है। उसे पता है कि जो भी तलवार निकाल लेगा वही असली राजकुमार होगा। उधर असली राजकुमार आर्थर को अपनी असली पहचान का कोई अंदाजा नहीं होता। बचपन में बचने के बाद उसे एक औरत पाल पोस कर बड़ा करती है और वो एक वेश्यालय में काम करने लगता है। एक दिन अचानक वहाँ काले सैनिक घुस आते हैं, क्योंकि उन्हें खबर मिली होती है कि कोई घायल बागी वहाँ छिपा हुआ है। अच्छी बात ये होती है कि सैनिकों का एक कप्तान आर्थर को जानता है, इसीलिए वो बड़ी तलाशी से बच जाता है। लेकिन तभी आर्थर को एक घायल आदमी छिपा हुआ मिल जाता है और दूसरों को बचाने के लिए वो उसे बाहर निकाल देता है। इसके बाद कप्तान आर्थर को अलग ले जाकर बताता है कि इन दिनों उसका नाम बहुत सुनने में आ रहा है और पूछता है कि कहीं उसने किसी गलत आदमी से दुश्मनी तो नहीं ले ली। अब आर्थर खुद सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके पीछे कौन पड़ा है। आखिरकार सच्चाई सामने आती है कि उसी सुबह कुछ गुंडे वाइकिंग लोग दुकान पर हमला करने आए थे। लूसिया को बचाने के चक्कर में आर्थर ने लगभग उनमें से एक को मार ही दिया था। तब कप्तान समझाता है कि ये लोग इतने बेखौफ इसलिए हैं क्योंकि उन्हें राजा का सहारा मिला हुआ है। अगर उनसे पंगा लिया तो सीधा बदला मिलेगा। उसी रात आर्थर को फिर से डरावना सपना आता है। अभी वो ठीक से संभल भी नहीं पाता कि उसका दोस्त उसे तुरंत भागने के लिए कहता है, क्योंकि वाइकिंग लोगों ने पूरे इलाके को घेर लिया होता है। वक्त रहते पता चलने की वजह से आर्थर बच निकलता है, लेकिन शहर से बाहर निकलते ही सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। उसके हाथ पर कोई निशान नहीं होता,
इसलिए उसे बाकी लोगों के साथ जहाज में डाल दिया जाता है और यहीं से उसकी किस्मत पलटने वाली होती है। अब आर्थर उन लोगों में शामिल हो जाता है जिन्हें तलवार निकालने के लिए लाया गया है। लाइन बहुत लंबी होती है, इसलिए वो जल्दी में आगे घुस जाता है। जैसे ही वो तलवार को देखता है, उसे अजीब सा अपनापन महसूस होता है। वो तलवार पकड़ता है और अचानक दोनों के बीच एक अजीब सी ताकत जाग जाती है। जैसे ही वो दोनों हाथों से तलवार पकड़ता है, तलवार चमकने लगती है और बिना ज्यादा मेहनत के आर्थर उसे आसानी से बाहर निकाल देता है। ये देखकर सारे सैनिक दंग रह जाते हैं, लेकिन तलवार की ताकत उसके शरीर से ज्यादा होती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को कैद खाने में पाता है। सामने खड़ा होता है राजा, उसका चाचा। 15 साल बाद ये मुलाकात किसी इमोशनल सीन जैसी नहीं होती, बल्कि पूरी चालाकी और साजिश से भरी होती है। राजा उसे बताता है कि वो पुराने राजा का बेटा है, लेकिन आर्थर इस बात को मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो तो बस एक आम इंसान है जो बचपन से ही वेश्यालय में पला बढ़ा है। राजा उसे समझाता है कि इस तलवार को सिर्फ असली राजा या उसके खून के वारिस ही निकाल सकते हैं और यही सबसे बड़ा सबूत है। आर्थर जान बचाने के लिए कहता है कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, लेकिन राजा उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। उसे पता है कि आर्थर भी उसी की तरह ताकत और सत्ता का भूखा बन सकता है। अगर उसे छोड़ दिया तो वो एक दिन वापस आकर सब कुछ छीन लेगा। अब आर्थर को एहसास हो जाता है कि शायद इस बार वो बच नहीं पाएगा। वो जमीन पर बैठा हुआ पहली बार पूरी तरह टूट जाता है। इसी बीच एक लोहार की दुकान में नीले कपड़े पहने एक रहस्यमयी औरत पहुंचती है और कहती है कि उन्हें मिलकर काम करना होगा। लोहार, जो पुराने राजा का वफादार होता है, बिना ज्यादा सोचे मान जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर आर्थर राजा के हाथ लग गया तो उसका बचना नामुमकिन है। उधर राजा आर्थर को चुपचाप मारने के बजाय उसे सबके सामने बेइज्जत करना चाहता है। वो उसे जेल से बाहर लाता है और उसकी आंखों के सामने उस औरत को मार देता है जिसने उसे बचपन से पाला था। फिर बाकी लोगों की जान को दांव पर रखकर आर्थर को मजबूर करता है कि वो सबके सामने खुद को झूठा और कायर माने। इसी बीच जब उसे फांसी दी जाने वाली होती है, तभी अचानक डायन जादू शुरू करती है। आसमान से बाज नीचे आकर हमला करने लगते हैं। घोड़े और कुत्ते बेकाबू हो जाते हैं और पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर बगावती लोग आर्थर को छुड़ा लेते हैं और तलवार लेकर भाग जाते हैं। सैनिक पीछा करते हैं, लेकिन वो लोग पहले से प्लान बनाकर समुद्र में कूद जाते हैं और बच निकलते हैं। बाद में आर्थर को उनके ठिकाने पर लाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसी आदमी से होती है जिसे उसने पहले सैनिकों के हवाले किया था। वो अब आजाद है और बगावत का हिस्सा बन चुका है। आर्थर साफ कह देता है कि उसे इस लड़ाई से कोई मतलब नहीं, वो बस अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहता है। लेकिन बगावती जानते हैं कि बिना उसके ये जंग जीती नहीं जा सकती। जब उसे तलवार पकड़ाई जाती है तो उसके दिमाग में फिर वही डरावनी यादें आने लगती हैं और वो दोबारा बेहोश हो जाता है। डायन उसके दिमाग में झांकती है और पता चलता है कि बचपन में उसने अपने माँ बाप की मौत देखी थी और वही काला योद्धा उसकी सबसे बड़ी डर बन गया है। अब डायन बताती है कि अगर आर्थर को सच में राजा बनना है तो उसे अपने डर का सामना करना होगा। इसके लिए उसे एक खतरनाक जगह, अंधेरी दुनिया में जाना पड़ेगा, जहां वो परीक्षा से गुजरेगा। जैसे ही जादू किया जाता है, आर्थर अचानक उस रहस्यमयी अंधेरे लोक में पहुंच जाता है और यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। जैसे ही आर्थर उस अंधेरी दुनिया में आगे बढ़ता है, अचानक उसका सामना एक खौफनाक 18 मीटर लंबे अजगर से हो जाता है। वो डर के मारे पीछे हटता है और एक गुफा के पास पहुंच जाता है, लेकिन अजगर रुकने का नाम नहीं लेता। तभी अचानक अंधेरे से एक विशाल चमगादड़ झपट्टा मारकर अजगर को उठा ले जाता है। खतरा टल जाता है, लेकिन आर्थर समझ जाता है कि अब वो खुद भी किसी शिकारी का शिकार बन चुका है। वो चमगादड़ उसे भी हवा में उठा लेता है, लेकिन आपस की लड़ाई में उसे मौका मिल जाता है और वो किसी तरह नीचे गिरकर बच निकलता है। नीचे आते ही आर्थर आग जलाता है ताकि खुद को बचा सके, लेकिन रोशनी में उसे और भी खतरनाक नजारा दिखता है। एक और विशाल अजगर जो पहले वाले से भी ज्यादा डरावना होता है। किस्मत से वो उस वक्त हमला नहीं करता और आर्थर वहां से निकल भागता है। पहाड़ का रास्ता खतरनाक देखकर वो पानी के रास्ते जाने का फैसला करता है, लेकिन वहां उसे कुत्ते से भी बड़े चूहे मिल जाते हैं। हर तरफ मौत का खतरा झेलते हुए आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है, लेकिन यहाँ भी सुकून नहीं मिलता। धुंध में छिपे भेड़ियों का झुंड उसे घेर लेता है। उनकी आंखें हरी चमक रही होती हैं और साफ पता चल रहा होता है कि वो बहुत भूखे हैं। उसी वक्त आर्थर पवित्र जगह तक पहुंचता है, तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर वहां रखता है। तलवार की ताकत से न सिर्फ भेड़िए पीछे हट जाते हैं,
बल्कि आर्थर की खोई हुई यादें भी वापस आ जाती हैं। उसे सच पता चलता है, उसके माता पिता का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का चाचा राजा है। इस परीक्षा को पार करने के बाद आर्थर वापस असली दुनिया में लौट आता है। डायन उसे बताती है कि राजा अब एक अंधेरा टावर बना रहा है और जैसे जैसे वो टावर ऊंचा होता जाएगा उसकी ताकत भी बढ़ती जाएगी। अगर वो पूरा बन गया तो राजा को अजेय ताकत मिल जाएगी। फिर कहानी 15 साल पहले की तरफ जाती है, जब इंसानों और जादूगरों के बीच जंग हुई थी। उसी दौरान राजा ने एक खतरनाक जादूगर से हाथ मिलाया था ताकि वो पुराने राजा को हराकर सत्ता हासिल कर सके। लेकिन बाद में एक और जादूगर ने उस ताकत को रोकने के लिए उसी जादुई डंडे को तलवार में बदल दिया। वही तलवार जो अब आर्थर के पास है, और उसने उस पर एक नियम भी लगा दिया कि उसे सिर्फ असली राजा या उसके खून का वारिस ही इस्तेमाल कर सकता है। जब आर्थर ये सब जान लेता है तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। अपने माता पिता और उसे पालने वाली औरत का बदला लेने के लिए वो अब तैयार हो जाता है। वो बगावतियों के साथ मिलकर राजा को खत्म करने का फैसला करता है, लेकिन वो जानता है कि सीधी लड़ाई में जीतना नामुमकिन है, इसलिए वो चालाकी से प्लान बनाने का फैसला करता है। कोई सुझाव देता है कि दूसरे राजाओं से मदद ली जाए, लेकिन आर्थर मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि इस खेल में धोखा किसी भी मोड़ पर मिल सकता है। अब असली जंग शुरू होने वाली है। काफी सोचने के बाद आर्थर एक चाल चलता है। वो फैसला करता है कि राजा को उसके सबसे कमजोर पॉइंट पर चोट पहुंचाकर बाहर निकाला जाए। राजा की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसका बनता हुआ डार्क टावर, इसलिए आर्थर उसकी सप्लाई पर हमला करवाता है। खाने की नाव डुबो दी जाती है, गुलामों की टोली पर हमला होता है, यहाँ तक कि उसका पसंदीदा महल भी जला दिया जाता है। ये सब देखकर राजा गुस्से में खुद लंदन निकल पड़ता है। बगावती लोगों को अंदर से खबर मिल जाती है और वो प्लान बनाते हैं राजा पर हमला करने का। लेकिन आर्थर अब भी तलवार की ताकत को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। डायन उसे समझाती है कि वो डर से नहीं बल्कि सच्चाई से भाग रहा है, और जब तक वो खुद अंदर से इसे स्वीकार नहीं करेगा तब तक तलवार उसकी नहीं बनेगी। 3 दिन बाद राजा सच में आता है। आर्थर और उसके साथी नदी किनारे छिपकर इंतजार करते हैं। जैसे ही मौका मिलता है तीर चलाने की तैयारी होती है, लेकिन आर्थर को कुछ गड़बड़ लगती है और वो सबको रोक देता है। पता चलता है कि वो असली राजा ही नहीं था बल्कि एक चाल थी। नकली आदमी को आगे रखकर असली राजा पीछे छिपा हुआ था। दरअसल राजा को पहले से ही पता था कि उसके बीच कोई गद्दार है, इसलिए उसने ये जाल बिछाया था ताकि सारे बगावती एक साथ फंस जाएं। अब हालात बिगड़ जाते हैं। चारों तरफ से सैनिक घेर लेते हैं और आर्थर को अपने साथियों के साथ लड़ते हुए पीछे हटना पड़ता है। वो लोग भागते हुए एक पुराने ट्रेनिंग वाले अड्डे अखाड़े में घुस जाते हैं और वहां से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन राजा ने पहले से ही पूरा जाल बिछा रखा होता है। तीरंदाज हर तरफ से हमला करने लगते हैं। आर्थर नहीं चाहता कि उसके कारण बाकी लोग मारे जाएं, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि वो भी राजा की जुल्म से तंग आ चुके होते हैं। तभी लड़ाई के बीच डायन को पकड़ लिया जाता है। ये देखकर आर्थर मजबूर होकर तलवार उठाता है और इस बार कुछ अलग होता है। पहली बार वो तलवार की असली ताकत को कंट्रोल कर लेता है। चारों तरफ तूफान जैसा मंजर बन जाता है और दुश्मन एक एक करके गिरने लगते हैं। जब धूल बैठती है तो मैदान में दुश्मनों की लाशें पड़ी होती हैं। ये सब देखकर आम लोग भी हिम्मत पकड़ लेते हैं और सड़कों पर उतर आते हैं। राजा के खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। अब बगावत खुलकर शुरू हो चुकी होती है। इसके बाद आर्थर और उसके साथी एक सुरक्षित जगह पर छिप जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं ताकि धुंध का फायदा उठाकर निकल सकें। लेकिन इस दौरान उसका दोस्त घायल हो जाता है और सबको आगे भेज देता है। जैसे ही आर्थर वहां से निकलता है, राजा उसके पीछे पीछे उस ठिकाने तक पहुंच जाता है और क्रूरता की हद पार करते हुए वो उसके दोस्त को उसके बेटे के सामने ही मार देता है। आर्थर ये सब छिपकर देख रहा होता है और उसी पल वो फैसला करता है कि अब ये लड़ाई सिर्फ गद्दी के लिए नहीं बल्कि इंसाफ और बदले के लिए है। इस नाकाम मिशन के बाद आर्थर खुद को दोष देने लगता है। उसे लगता है कि अगर ये तलवार उसकी जिंदगी में नहीं आती तो शायद ये सब कभी नहीं होता। दुख और गुस्से में आकर वो तलवार को झील में फेंक देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद जैसे ही वो लौटने लगता है, अचानक पानी उसे अंदर खींच लेता है। वहाँ उसकी मुलाकात झील की रहस्यमयी परी से होती है जो उसे एक डरावना भविष्य दिखाती है। अगर उसने हार मान ली तो पूरा राज्य राजा के जुल्म में जलकर बर्बाद हो जाएगा। ये देखकर आर्थर को अपनी गलती समझ आती है। वो वापस आता है, तलवार उठाता है और इस बार पूरी हिम्मत के साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन जब वो अपने ठिकाने पर लौटता है तो पता चलता है कि वहाँ हमला हो चुका है। कई साथी पकड़े जा चुके होते हैं और कुछ को कैद करके किले में ले जाया गया है। राजा का साफ संदेश होता है, अगर उन्हें बचाना है तो तलवार लेकर खुद उसके पास आओ। मजबूरी में आर्थर मान जाता है, लेकिन इस बार वो एक नया प्लान बनाता है। पहले वो अपने लोगों के जरिए डायन को छुड़वाता है, फिर एक खतरनाक तरीका अपनाता है। खुद को एक जहरीले सांप से कटवाता है ताकि उसके अंदर छिपी ताकत जाग जाए। इसके बाद वो अकेले ही किले में पहुंचता है और खुद को पकड़वा देता है। राजा खुश हो जाता है कि अब उसके पास तलवार भी है और दुश्मन भी। लेकिन असल खेल यहीं से शुरू होता है। डायन अपने जादू से महल में अफरा तफरी मचा देती है। सांप और एक विशाल अजगर अंदर घुसकर सैनिकों को खत्म
खत्म करने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर आर्थर अपने बंधन खोलता है और तलवार वापस हासिल कर लेता है। अब बगावती लोग भी शहर में घुस आते हैं और आम जनता भी उनके साथ खड़ी हो जाती है। सालों से दबे हुए लोग अब खुलकर लड़ने लगते हैं। पूरे शहर में जंग छिड़ जाती है और अब फैसला होने वाला है कि असली राजा कौन बनेगा। अब शहर के अंदर जबरदस्त जंग छिड़ चुकी होती है। काले कवच वाले सैनिकों और बगावती लोगों के बीच सीधी टक्कर चल रही होती है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर राजा भाग निकलता है और सीधा उस रहस्यमयी डायन के पास पहुंचता है। लेकिन इस बार भी उसे वही कीमत चुकानी पड़ती है, अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी। सत्ता के लालच में अंधा होकर वो अपनी ही बेटी की बलि दे देता है और बदले में उसे फिर से काले योद्धा की भयानक ताकत मिल जाती है। उधर आर्थर तलवार के साथ पूरे शहर में दुश्मनों को हराता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। जो भी उसके सामने आता है वो टिक नहीं पाता। आखिरकार वो उस काले टावर तक पहुंच जाता है जिसे खत्म करना सबसे जरूरी होता है। लेकिन जैसे ही वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है, अचानक एक तेज रोशनी उसे दूसरी जगह ले जाती है, एक सुनसान द्वीप पर, जहां उसका सामना एक बार फिर उसी काले योद्धा यानी अपने चाचा से होता है। अब दोनों के बीच आखिरी लड़ाई शुरू होती है। काला योद्धा बेहद ताकतवर होता है, उसके हर वार में जानलेवा ताकत होती है। शुरुआत में आर्थर पूरी तरह दब जाता है, उसे बुरी तरह हराया जाता है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन इसी हालत में वो अपने अतीत में पहुंच जाता है, उसी पल में जब उसके पिता मारे गए थे। इस बार वो भागता नहीं बल्कि तलवार पकड़कर अपने पिता को बचाने की कोशिश करता है। तभी उसे समझ आता है कि वो हमेशा डर से भागता रहा और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जैसे ही वो इस सच को स्वीकार करता है, उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। वो वापस होश में आता है और इस बार पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ाई करता है। अब हालात पलट जाते हैं। वो हर वार को रोकता है, जवाब देता है और आखिर में एक जोरदार हमला करके काले योद्धा को खत्म कर देता है। इसी के साथ उसका चाचा भी अपनी लालच और क्रूरता की सजा पा जाता है। इसके बाद आर्थर वापस जाकर उस काले टावर को पूरी तरह तबाह कर देता है। सालों से फैला हुआ अंधेरा खत्म हो जाता है और राज्य आजाद हो जाता है। लोग उसे अपना असली राजा मान लेते हैं। आखिरकार आर्थर ताज पहनता है और अपने साथियों के साथ एक नई शुरुआत करता है, जहां वो इंसाफ और सच्चाई के साथ राज करता है। और इसी के साथ इस कहानी का यहीं पर दी एंड हो जाता है।